Dear students, first of all, very much good morning to all of you. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने +2 बिजनेस स्टडी के अंदर यूनिट नंबर 2 दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुरू किया हुआ है और इसमें नियर अबाउट 6 ऑडियो वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं। उन 6 ऑडियो वीडियोस के अंदर जो हमने नॉर्मली अब तक डिस्कस किया है कर लिया, वो हमने डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की फ़ीचर्स क्या थी, सिग्निफिकेंस क्या थी। उसके बाद हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके साथ डिस्कस किए थे। उसके बाद जो लास्ट वीडियो मैंने शुरू की थी, इसके पहले वाली ऑडियो वीडियो 6, वो मैंने ऑडियो वीडियो 5 और 6, उसमें मैंने आपके साथ जो टॉपिक शुरू किया हुआ था वो टॉपिक शुरू किया हुआ था साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। उसे मैं आपको अभी तक जो बता चुका हूँ, अभी तक मैं आपको फ्रेडरिक विंसलो टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थी उसका मीनिंग, डेफिनेशन और फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स की जो प्रिंसिपल्स थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय FW टेलर। कि देखिए, फ्योल ने केवल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, लेकिन जो टेलर थे उन्होंने हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी दी थी। तो मिस्टर FW टेलर ने 4 तो हमें प्रिंसिपल्स बताए थे जो हम लोग पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, एंड नियर बाई 9 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मिस्टर FW टेलर ने हमें दी थी। वही हम आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय मिस्टर FW टेलर। In fact, Taylor has devised the following 9 techniques for actually implementing the principles of scientific management. जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके जो 4 प्रिंसिपल्स है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको अप्लाई करने के लिए FW टेलर ने नियर बाय 9 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दी थी। उसमें जो सबसे पहली है वो है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ी अच्छी है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, जरा ध्यान से सुनना। 9 की 9 टेक्निक्स जो है वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट विल आल्सो क्रिएट वेरी गुड नॉलेज इन योर माइंड। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप। In fact, in a functional form, Taylor has suggested the division or the work of factory manager into 2 sub department, that is planning department and production department. थोड़ा इसको डिटेल से करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फंक्शनल फॉर्मेनशिप थी क्या। In fact, it refers to that technique of scientific management which makes possible the full utilization of the principle of specialization. फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या थी कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक थी जिसके अंदर ये कोशिश करी गई कि हम लोग स्पेशलाइजेशन का मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगी उतना ज़्यादा हमारी कंपनी को फायदा होगा। इनफैक्ट, अकॉर्डिंग टू मिस्टर FW टेलर, इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज असाइंड टू एन एक्सपर्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेलर साहब क्या कहते हैं कि हमें सारे पूरे टास्क को, पूरे वर्क को स्मॉल एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड करना है और एक एक्टिविटी केवल एक व्यक्ति को ही देनी है, ताकि जो व्यक्ति उस एक्टिविटी को कर रहा है वो एक एक्सपर्ट होगा और वो व्यक्ति जब उस एक्टिविटी को करेगा तो डेफिनेटली उसके स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट कंपनी को मिलेंगे ही मिलेंगे। होपफुली पॉइंट इज क्लियर। तो फंक्शन फॉर्मेनशिप को अप्लाई करने के लिए उसने क्या किया, उसने पूरी फैक्ट्री का एक मैनेजर होता है, उस पूरी फैक्ट्री मैनेजर के नीचे 2 ऑफिसर अपॉइंट कर दिए, 2 डिपार्टमेंट, यू कैन से द 2 डिपार्टमेंट्स, दैट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अंदर उसने पूरी फैक्ट्री के अंदर जो एक फैक्ट्री का मैनेजर होता है उसके पूरे फैक्ट्री को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। मतलब फैक्ट्री मैनेजर के नीचे 2 डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर दिए, एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर दिया प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट को एक प्लानिंग ऑफिसर देखेगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक प्रोडक्शन ऑफिसर देखेगा। इसके बाद इसने क्या किया, प्लानिंग डिपार्टमेंट के नीचे 4 ऑफिसर अपॉइंट किए, इसी तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नीचे भी 4 ऑफिसर अपॉइंट किए। प्लानिंग डिपार्टमेंट के नीचे जो 4 ऑफिसर अपॉइंट किए, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन ऑफिसर। इसी तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नीचे भी 4 प्रोडक्शन ऑफिसर डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे भी 4 ऑफिसर्स अपॉइंट किए, गैंग बॉस,
स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। मतलब ये जो 8 व्यक्ति थे, ये 8 व्यक्ति मिलकर एक वर्कर की या एक लेबरर की सारी एक्टिविटी को डिसाइड करेंगे और एक वर्कर को, एक लेबरर को उन 8 व्यक्तियों की इंस्ट्रक्शंस को, उन 8 व्यक्तियों के अकॉर्डिंग ही अपना काम परफॉर्म करना है। जब वर्कर के काम को ये 8 व्यक्ति मिलके डिज़ाइन करते हैं, उसकी एक्टिविटी को, मूवमेंट को, काम को, तो डेफिनेटली वर्कर जो देगा वो मैक्सिमम आउटपुट देगा। ये मिस्टर एफ.डब्ल्यू. टेलर की ओपिनियन थी, एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो है सजेशन थी, या आप कह सकते हो कि ये टेक्निक थी। अब ये देखते हैं कि 8 के 8 ऑफिसर, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट के और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स क्या काम करते हैं, जो कि वर्कर्स को गाइडेंस या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट की। इसमें सबसे पहले हमारे पास है रूट क्लर्क। In fact, the route clerk specify the sequence of completing a particular work, meaning thereby the stages it shall have to pass before being finalized. In fact, जो रूट क्लर्क है वो जितनी भी काम, जितना बड़ा वर्क है, एक काम जो है उसमें जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, उन सभी स्टेजेस को वो डिसाइड करता है कि पहले कौन सा काम खत्म होगा, उसके बाद कौन सा काम खत्म होगा, उसके बाद कौन सा काम खत्म होगा, उसके बाद कौन सा काम खत्म होगा। और जब ये सारी एक्टिविटी खत्म हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक हमारा जो टोटल टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक तरह का रूट बताएगा हमारे को कि हमारा रूट क्या रहेगा, वे क्या रहेगा। सेकेंड इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दिस क्लर्क प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शंस कार्ड्स फॉर द वर्कर्स and hand them over to the gang boss. These card contains information about the nature of work, procedure of doing it, materials to be used and the details about machinery. जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है वो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, जो वर्कर ने काम करना है उस वर्कर के लिए एक इंस्ट्रक्शन का कार्ड तैयार करेगा। उसमें किस किस तरह की इंस्ट्रक्शन होगी या इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा उसने काम करना है, उसके काम की नेचर क्या है, उसके काम को पूरा, वर्कर के काम को पूरा करने के लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, उसको काम को पूरा करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिएगा और वो मटेरियल कहाँ कहाँ पे मिलेगा, कौन कौन सी मशीनरी उसको इस्तेमाल करनी है। मतलब हर चीज़ उसको, वर्कर को उस कार्ड के ऊपर लिख के दे दी गई होगी और ये कार्ड बनाकर, इंस्ट्रक्शन कार्ड, ये कार्ड बनाकर गैंग बॉस को हैंड ओवर कर देगा। द थर्ड इज द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब ये क्लर्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। इनफैक्ट द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड एज टू व्हेन ए पर्टिकुलर वर्क इज टू बी स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। मीन टू से कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये एडवांस में डिसाइड कर देता है कि कब एक काम शुरू होगा और किस समय पर वो काम खत्म हो जाना चाहिए, फाइनलाइज हो जाना चाहिए। दूसरी बात, उस पर्टिकुलर काम को पूरा होने में कितनी कॉस्ट आएगी, एडवांस में ही वर्कर को बता दिया जाता है कि किस टाइम काम शुरू होगा, किस टाइम काम खत्म होगा और उस पूरे काम को करने में कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कॉस्ट आती है तो वहाँ पर उसको नोटिस किया जाएगा और उसके रीजंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है जी। फोर्थ इज द डिसिप्लिन ऑफिसर। द डिसिप्लिन ऑफिसर इंश्योर्स दैट एवरी वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड इन अ डिसिप्लिन मैनर, कि जितना भी काम किया जा रहा है वो सारा का सारा एक डिसिप्लिन वे से किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन नहीं है। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 4 ऑफिसर्स। दैट इज फर्स्ट इज गैंग बॉस। इनफैक्ट देखो वर्कर्स को ना एक कुछ जैसे 8-8, 10-10, 5-5, 8-10 वर्कर्स के ग्रुप बना दिया जाता है और एक ग्रुप के ऊपर एक गैंग बॉस को अपॉइंट कर दिया जाता है। जो गैंग बॉस है उस गैंग बॉस की ड्यूटी ये होती है कि वो देखे कि वर्कर्स अपना काम को ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो मटेरियल उनको टाइमली अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो मशीन्स वहाँ पर लगी हुई है वो जिस मशीनों के ऊपर वर्कर ने काम करना है वो मशीनें प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या जो भी रिक्वायरमेंट वर्कर्स को है रिगार्डिंग देयर वर्क वो सारी की सारी चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वर्कर्स बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हर्डल के अपने काम को पूरा कर सके। इसके बाद हमारे पास है स्पीड बॉस। जो मेन फंक्शन है स्पीड बॉस का, जस्ट द स्पीड बॉस हैव टू सी दैट द वर्क इज गोइंग ऑन द रिक्वायर्ड स्पीड और नॉट, कि जो काम चल रहा है वो एक रिक्वायर्ड स्पीड के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर स्पीड बहुत कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बात है कि टाइम पे काम पूरा नहीं होगा, और अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो डेटोरिएट या ख़राब हो जाए। सो वो क्या करेगा, स्पीड को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या करेगा, द मेन फंक्शन ऑफ द रिपेयर बॉस इज टू कीप द मशीन एंड टूल्स इन वर्किंग कंडीशन, की कोई भी मशीन
खराब नहीं होनी चाहिए, कि कोई भी टूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, हर चीज़ फिट होनी चाहिए ताकि वर्कर्स अपने काम को बिना किसी प्रॉब्लम के कर सके। द लास्ट फॉर अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम क्या है? इनफैक्ट इंस्पेक्टर विल इंस्पेक्ट द फाइनल गुड्स। मतलब इंस्पेक्टर क्या करेगा? जो फाइनल गुड्स बनी हुई हैं उनको इंस्पेक्ट करेगा। वो ये देखेगा कि जो हमने गुड्स का स्टैंडर्ड रखा था, गुड्स उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं बनी है, या गुड्स अंडर स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, या हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बन रही है। अगर कहीं भी कोई उसको मिस्टेक मिलती है तो वो उसको रेक्टिफाई करेगा। तो मतलब ये फंक्शनल फॉर्मैनशिप के अंदर ये 8 ऑफिसर एक्सपर्ट मिलकर एक वर्कर्स की एक्टिविटी को गाइड करते हैं, जिससे एक वर्कर अपना बेस्ट काम करके देगा। होपफुली माय डियर स्टूडेंट, जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अच्छे से करना, और होपफुली आपको ये समझ में भी आ गया होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन standardization means setting standards for different activities after due deliberation। मतलब हर एक्टिविटी के लिए हमने क्या करना है? एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम काम एग्जांपल की बात करें कि एक दिन के अंदर एक वर्कर कितना काम करेगा। मान लीजिए शू बनाने वाला वर्कर है, हम कहते हैं कि एक दिन के अंदर उसने 2 जोड़ी शूज़ बनाने, मतलब 2 जोड़ी से मतलब 4 शूज़ बनाने ही बनाने हैं, वो उसका स्टैंडर्ड हो गया। अगर कोई वर्कर उससे कम बनाता है तो मतलब वो वर्कर स्टैंडर्ड से काम नहीं कर पा रहा है, और अगर उससे ज़्यादा करता है तो मतलब हो सकता है वो उसकी एफिशिएंसी में काउंट होगा। मतलब हर एक एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड सेट होगा कि इतने एक दिन के अंदर, जैसे मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि एक दिन के अंदर इतना काम होना ही होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। थर्ड पॉइंट की बात करें, सिंप्लीफिकेशन। ये टेक्निक बहुत अच्छी है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स पुटिंग एन एंड टू अननेसेसरी टाइप, क्वालिटी, साइज, वेट एक्सेट्रा। मतलब मैं फिर रिपीट करता हूँ, सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू दैट टेक्निक विच इज यूज टू पुट एन एंड टू अननेसेसरी टाइप, क्वालिटी, साइज, वेट एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हमने सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक के अंदर हमने क्या कर रहे हैं, जो अननेसेसरी टाइप्स हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं, अननेसेसरी क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट हैं, अननेसेसरी साइज ऑफ द प्रोडक्ट हैं, अननेसेसरी वेट्स ऑफ द प्रोडक्ट है, उसको हमने क्या करना है? एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल सुनाता हूँ। मान लीजिए टी बैग की कंपनी है, वो टी की पैकिंग करती है। टी मतलब चाय पत्ती की पैकिंग करती है। अब कंपनी क्या करती है? पैकिंग करती है। कंपनी ने 10 ग्राम की एक पैकिंग बनाई, फिर 20 ग्राम की एक पैकिंग बनाई, फिर 30 ग्राम की एक पैकिंग बनाई, फिर 40 ग्राम की, 50 ग्राम की, 60 ग्राम की, 70 ग्राम की, 100 ग्राम की, 110 ग्राम की, 120 ग्राम की। अब कंपनी अपने कस्टमर को खुश करने के लिए नंबर ऑफ पैकिंग्स बनाते जा रही है, राइट। लेकिन इस तरह की पैकिंग बनाने में कस्टमर को तो फायदा होगा, लेकिन कंपनी को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसको स्टोर करने के लिए, उसको पैकिंग करने के लिए, उसको संभालने के लिए। कंपनी का अननेसेसरी खर्चा होगा। इंस्टेड ऑफ इट, अगर कंपनी क्या करे, इस तरह की पैकिंग करने की जगह पर कंपनी को क्या करना चाहिए? मैं इसका एक सोल्यूशन दे रहा हूँ कि कंपनी को क्या करना चाहिए। एक तो 10 ग्राम की पैकिंग बनाए, एक 50 ग्राम की पैकिंग बनाए, एक 100 ग्राम की पैकिंग बनाए, एक 150 ग्राम की पैकिंग बनाए, फिर एक 250 ग्राम की पैकिंग बनाए, फिर 500 ग्राम की, और फिर 1000 ग्राम मतलब 1 किलो की। इस तरह से अगर हम देखें, इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों तरह की पैकिंग को, तो दूसरे वाले तरीके की पैकिंग ज़्यादा बेस्ट है। कंपनी को पहले से कम एफर्ट्स करने पड़े, अपने सभी कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी कर पाएगी, और कंपनी अपनी ज़्यादा एफिशिएंसी से कम खर्चे पर ज़्यादा अच्छा काम भी कर पाएगी। तो दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन, की अननेसेसरी टाइप की जो वेट्स हैं, साइज है, उनको एलिमिनेट करके हमने बेस्ट टू बेस्ट एफिशिएंसी से काम करना है। द फोर्थ इज द मेथड स्टडी। बड़ा आसान सा है। मेथड स्टडी से मतलब ये है कि किसी भी काम को करने से पहले हमने शुरू करने से पहले उस काम को करने का बेस्ट टू बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है, और उस बेस्ट टू बेस्ट मेथड से ही हमने फिर उस काम को शुरू करना है, ताकि हमारा काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो सके। फिफ्थ इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब मूवमेंट। मोशन स्टडी का मतलब मूवमेंट, कि किसी व्यक्ति को, किसी वर्कर को किसी काम को करते हुए कितनी मूवमेंट लेने की आवश्यकता है। दिस इज ऑल्सो प्री डिसाइडेड बाय द साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्योंकि जितने ज़्यादा मूवमेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा थकावट भी होगी, और उतने ज़्यादा टाइम की वेस्टेज भी होगी। मैं यहाँ पे एक बात स्टूडेंट्स आपको बात बोलना चाह रहा हूँ कि देखो कितनी डीप जाके
मिस्टर F.W. टेलर ने एक बात को सोचा कि काम को करने से पहले उसने ये बता दिया कि आपको एक काम के अंदर केवल इतनी मूवमेंट्स करनी है, इतनी मूवमेंट से ही आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मूवमेंट होंगी तो आपकी वर्कर को थकावट भी होगी और कॉस्ट भी बढ़ेगी और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी क्या है? मीन टू से बिफोर स्टार्टिंग ए वर्क वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड इन हाउ मच टाइम द वर्क शुड बी कंप्लीटेड। मतलब काम को करने से पहले ही हमें यह पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर काम कितने समय में हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टाइम स्टडी। मतलब वर्कर को एडवांस में बता दिया जाता है कि उसका जो काम है वो इतने आवर्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो इतने आवर्स में कंप्लीट नहीं करता तो वर्कर, मतलब ये है कि वर्कर हमारा इनएफिशिएंट है, वर्कर को ट्रेनिंग की देने की ज़रूरत है, राइट। तो टाइम स्टडी क्या बता रही है? बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वर्क वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल टाइम इन विच द वर्क विल बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज द फटीग स्टडी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पर्टिकुलर टाइम के बाद थक जाता है। मीन टू से ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ मशीन। तो उसको कुछ टाइम के बाद क्या चाहिए? रेस्ट भी चाहिए। तो फटीग स्टडी रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब। यहाँ पे दो बातें की बात करी गई है। एक बात की गई है ड्यूरेशन की और दूसरी बात है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल कि मतलब एक पर्टिकुलर काम करते हुए एक व्यक्ति को कितनी बार रेस्ट इंटरवल देना है, कितनी बार, और दूसरा उसको क्या करना है, कितनी बार रेस्ट इंटरवल देना और कितना लंबा रेस्ट इंटरवल होना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति को 8 घंटे काम करना है, फॉर एग्जाम्पल 8 आवर्स काम करना है, तो 8 आवर्स में उसको कितने रेस्ट इंटरवल दिए जाए। मान लो हमने कहा कि उसको हर 2 घंटे के बाद एक रेस्ट इंटरवल दो, कि हर 2 घंटे के बाद रेस्ट इंटरवल दे दिया, मतलब 8 घंटे काम, उसको 4 बार रेस्ट दिया गया एक व्यक्ति को। दूसरी बात ये तो होगी फ्रीक्वेंसी कि 4 बार रेस्ट देना। दूसरी बात वो रेस्ट कितनी देर का होगा, दैट इज वो 5 मिनट का रेस्ट होगा, 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा। दिस इज कॉल्ड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बारे में बात करेगी कितना लंबा होगा रेस्ट इंटरवल। दूसरी बात करेगी है कि कितनी बार दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ये चीज़ जो है ये नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करती है कि कितनी बार का रेस्ट इंटरवल होगा और कितना लंबे ड्यूरेशन का होगा। नेक्स्ट इज द डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। इनफैक्ट माय डियर स्टूडेंट्स, जो टेलर था वो एक एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय के बीच में डिफरेंशिएट करने की बड़ी फेवर करता था। वो कहता था कि एक एफिशिएंट को हमेशा अवार्ड देना चाहिए, इनाम देना चाहिए, प्राइज देना, और जो इनएफिशिएंट था उसको एक तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो ये कहता था कि इनएफिशिएंट व्यक्ति एफिशिएंट को जब इनाम मिलता हुआ देखेगा तो वो भी उसको देखकर मोटिवेट होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके लिए उसने एक डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम को डिज़ाइन किया। अब डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम क्या था? उसने ये कहा कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी के अंदर ए और बी 2 एम्प्लॉय हैं। उसने कहा ये अनाउंसमेंट करी गई कि एक दिन का स्टैंडर्ड वर्क जो है वो 20 यूनिट का है। जो व्यक्ति 20 यूनिट बनाएगा उसको 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से रेम्यूनरेशन मिलेगा या पैसे मिलेंगे, और जो व्यक्ति 20 यूनिट से कम बनाएगा उसको 4 रुपीज़ के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अब मान लीजिए ए व्यक्ति है, उसने बनाई 20 यूनिट, और एक बी व्यक्ति है, उसने बनाई 18 यूनिट। तो ए व्यक्ति को 20 यूनिट के हिसाब से 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से उसको 100 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन जो बी है उसने क्योंकि स्टैंडर्ड वर्क 20 यूनिट नहीं बनाई तो उसको 18 यूनिट्स को 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 72 रुपीज़ मिलेंगे। देखिए, सिर्फ 2 यूनिट कम बनाने पर बी की और ए की अमाउंट में जो है 28 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिससे कि ए को अप्रिसिएशन ऑटोमेटिक फील होगी और बी भी ये कोशिश करेगा नेक्स्ट डे से कि मैं भी 20 यूनिट बनाऊं, तो उसको भी एक मोराल मिलेगा। तो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम जो था वो टेलर ने डिज़ाइन किया था और वो एक एफिशिएंट सिस्टम भी था। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट टेक्निक की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशंस अगर हम बात करें तो इट इज़ अ कंप्लीटली चेंज द माइंडसेट ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। इनफैक्ट वर्कर, मैं इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ आपके साथ कि वर्कर और एम्प्लॉय दोनों पार्टी ये चाहती हैं कि प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें मिले, क्योंकि जितना बड़ा प्रॉफिट का हिस्सा हमको मिलेगा उतने ज़्यादा वो प्रॉस्पर हो जाएंगे, अमीर होंगे। मैनेजमेंट चाहती है कि प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास बचे, और वर्कर ये चाहता है कि प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेजेस या सैलरी के रूप में उनके बीच में बांटा जाए। तो यहाँ पर जो टेलर था उसने कहा कि दोनों ही पार्टी, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स,
इसको ना सोच के, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ना सोच के, प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचें। अगर और एफर्ट्स करें कि प्रॉफिट जो है इंक्रीज होता चला जाए, तो इसके बारे में सोचेंगे तो कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, कंपनी ज़्यादा अच्छा कर पाएगी और कंपनी की प्रोग्रेस होगी, तो एम्प्लॉयर को और वर्कर्स को ऑटोमेटिकली बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो एक सोच का परिवर्तन किया गया, माइंड को चेंज करने की कोशिश की गई थी, इसलिए इसको मेंटल रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया था। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वीडियो हमारे जो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर वो भी खत्म हो गए, इससे पहले की वीडियो में थे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 9 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय मिस्टर एफ.डब्ल्यू. टेलर वो भी मैंने आपको करवा दी। माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।